नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आज आपको एक वीडियो लेके आप सामने आ रहा हूँ। और आज वीडियो में मैं एक डॉक्टर डॉक्टर आशीष शुक्ला जो कि वरिष्ठ नेचुरोपैथ हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। और आज सर्दियों का जो मौसम चल रहा है आजकल, इस मौसम में कैसे हम अपने शरीर का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखें, बिना दवाइयों के कैसे हम अपने को बीमारियों से बचाएं, अपने खान पान पर क्या ध्यान रखना है, दिनचर्या कैसे रखनी है, इन सब विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहें और लास्ट तक बने रहें, देखें। बहुत अच्छी और बहुत काम की बातें आज हमें डॉक्टर साहब से जानने को मिलेंगी। तो मिलते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार त्रिपाठी जी, नमस्कार। आज हमारे मध्य डॉक्टर आशीष शुक्ला जी हैं जो वरिष्ठ नेचुरोपैथ हैं। आपने जो है बेंगलोर जिंदल हॉस्पिटल से अपना जो है शिक्षण प्राप्त किया है नेचुरोपैथी का, और यहाँ दिल्ली में बापू नेचर केयर हॉस्पिटल से में जो है अपनी सेवाएं दी हैं। इसके बाद लगभग 10-12 साल से डॉक्टर साहब से मैं संपर्क में हूँ। 3 जी, तो डॉक्टर साहब से 10-12 साल से मैं परिचित हूँ, और मैं जब भी मुझे कुछ दिक्कत हो मैं भी बचता हूँ कि एलोपैथी की दवाइयाँ ना खानी पड़े, केमिकल्स अपने शरीर में ना ले जाने डालने पड़े। तो यहाँ पर जो है बहुत नेचुरल तरीके से बिना दवाइयों के डॉक्टर साहब ठीक कर देते हैं। और बहुत भी पेशेंट आते हैं, मैं देखता हूँ, पेशेंट से भी मिलता हूँ तो उनका व्यूज़ लेता हूँ, तो वो बताते हैं कि भाई हाँ, यहाँ आके बहुत ही आनंद, ट्रीटमेंट मतलब ऐसा है कि ट्रीटमेंट में भी आनंद आता है, इलाज में आनंद आता है। वो जो अहिंसा वाली बात थी बापू की, भाई हमें इंजेक्शन लगाना भी एक हिंसा है, तो वैसे भी यहाँ कोई हिंसा नहीं है। इनका ट्रीटमेंट भी आप अपने आप में आपको बहुत ज़्यादा आरामदायक और बहुत अच्छा लगने वाला प्रोसेस होता है। तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेंगे और जो है अपना बताएंगे हमें भिन्न भिन्न विषय पर कि कैसे हम ध्यान रख सकें। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। स्वागत है सर, आपका और भी स्वागत है त्रिपाठी जी, आपका तो आपका परिचय जैसे जो मुझे थोड़ा बहुत पता था मैंने बता दिया। सबसे पहला प्रश्न यही है डॉक्टर साहब के भी, ये सर्दियों का सीजन चल रहा है और इस सीजन में सबसे ज्यादा हमारे बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और दिल्ली में खास करके बहुत ही बुरा माहौल है क्योंकि यहाँ पर अस्थमा का पोल्यूशन बहुत है, स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सर्दियों में बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा आप बताइए कि उसके लिए क्या बचाव करें, कैसी दिनचर्या रखें। अभी भी त्रिपाठी जी लगभग अगर इस बात में कोई अतिशयोक्ति न हो तो लोग कहते हैं अस्थमा यानी दमा दम के साथ जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में किसी भी वर्ग आयु का व्यक्ति विशेष अगर आता है तो जिस तरीके से अपने बच्चों की सेवा एक माँ करती है, ठीक उसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर, चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति आए, चाहे वो यंग जनरेशन आए, चाहे बच्चे आए, तो प्राकृतिक चिकित्सा चूंकि नैसर्गिक प्राकृतिक चिकित्सा है और सर्वांगीण आपके जितने भी अंग अवयव हैं उनका सभी का प्रसारण करती है। संकुचन एंड प्रसारण, ये दो चीज़ें अगर याद रखा जाए तो सर्दियों में हमारे सेल के बीच की जो दूरी है वहाँ पर किसी प्रकार का कुपित मल हम होने से बचा लेते हैं। होता क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन जितनी भी हैं एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन में, वो जब दी जाती है तो उतने थोड़े समय के लिए बच्चों को लाभ मिलता है। आपका साथ तो मुझे त्रिपाठी याद है, जहाँ तक 10-12 साल से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आप भी एक समाज के जितने भी देखा जाए सामाजिक कार्य होते हैं। मुझे याद है कि 2018 में जब आपने जन चेतना मंच के ऊपर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था, तो मुझे पूर्ण रूप से याद है कि वहाँ पर भी मुझे इनवाइट किया गया था। आपके बैनर के तले मुझे बोलने का मौका मिला था। सरस्वती जनसेवा ट्रस्ट, माँ सरस्वती सरस्वती जनसेवा ट्रस्ट, सरस्वती जनसेवा ट्रस्ट। जी सरस्वती। तो मैं वहाँ लगभग आधे घंटा स्पीच दिया था स्टेज पर, तो तालियों की गूंज और लोगों का बहुत सारा व्यूज़ मिला था। तो अगर मैं शुरुआत करूँ अपनी बात की, जन समुदाय को ठंड के मौसम में प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे बचाया जा सके, उनकी देखरेख कैसे हो, और बहुत सारा कट्स ऑफ मेडिसिन, यानी आपका जो हेल्थ का बजट है वो अगर आप देखें कि एक आम आदमी 15,000 रुपये कमाता है, 12,000 रुपये मान लो कमाता है जी, और अचानक उसको कहीं नेजल इन्फेक्शन हो गया, साइनस हो गया, कफ एंड कोल्ड हो गया, तो घर में कोई भी महिला उस बच्चे को लेकर के रात नहीं काट सकती। इमीडिएट पहले तो अपने आसपास के किसी भी चिकित्सक के पास जाती है, चाहे वो कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हो या नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हो, उनके पास जाती है। डॉक्टर भगवान होते हैं, अब कौन सी दवा दी जा रही है इमीडिएट ना तो कोई पूछ पाता है,
और ना डॉक्टर बताने को जल्दी तैयार होते हैं और उनको उन दवाइयों को सप्रेस कर दिया जाता है दवाई दे करके। तो हमारे साथ बहुत बड़ा ये विडंबना है भारत के अंदर कि नेचुरोपैथी सेंटर्स, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की संख्या अब तो धीरे धीरे और भी ओपन हो रहे हैं, परंतु अभी भी बहुत ज़्यादा जागरूकता लोगों में नहीं आई है। तो लोग क्या करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन लेकर के उन दवाओं के जो लक्षण हैं, उन दवाओं का जो प्रकोप है, उनको दबा दिया जाता है बीमारियों को। जबकि प्राकृतिक चिकित्सा में बताऊं कि नज़ला होना, जुकाम होना, कफ होना, खांसी होना, इवन बुखार होना, ये हमारे मित्र हैं, ये शत्रु नहीं है। मित्र किस प्रकार से हैं कि आपके घर पे कोई प्रवेश कर रहा है, दरवाज़ा खटखटा रहा है या वो नोक झोंक करके आने का प्रयास कर रहा है, तो आपका जो भी डिफेंसिव मैकेनिज्म है, जो भी आपका ऑर्गन है, वो आपको रोकना चाहता है कि कौन हो आप, पहले अपना परिचय दीजिए, आप मेरे हो तो ठीक है, कोई आए। तो सर्दियों में जब हम दवाइयों को दे करके और उस लक्षणों को दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, तिवारी जी आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आप तो मरमक रहे हैं ऑलरेडी, आप तो बच्चों को ट्यूशन भी देते हैं, अपनी कोचिंग भी चलाते हैं। दवाई का शाब्दिक अर्थ क्या है? दवाई मतलब दवाई, हाँ, दवा दिया गया। बड़े बड़े मेडिकल स्टोर के सामने दवाई घर लिखा होता है, मतलब आओ मैं आपके सारे उपचार को दबा दूंगा, सारी बीमारियों को दबा दूंगा। और बड़े आश्चर्य का परिणाम देखिए, मान लो 4 साल का बच्चा है और उसको रनिंग नोज हो रहा है, माँ घबरा करके जाती है, आसपास के OTP मेडिसिन ले लेती हैं ओवर द काउंटर। अब क्या होता है, वहाँ पर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे देते हैं लोग, सेट्रिजिन दे देते हैं लोग। उससे क्या होगा, लक्षण ही, जब आपके पास लक्षण ही आना बंद हो गया तो समूल विकार को नष्ट करने की तो हम लोग चेष्टा ही नहीं कर सकते हैं। तो नज़ला होना, जुकाम होना, बुखार होना हमारे मित्र हैं, ये शत्रु नहीं है। जब भी हमारे घर में किसी बच्चे को, बड़ों को, बुजुर्गों को हो, तो हमें इसका आगमन का स्वागत करना चाहिए। ये एक चेतना के थ्रू, एक सांकेतिक विधि के थ्रू हमें ये बताने का प्रयास हो रहा है कि आपके शरीर में कोई आपके नेजल के द्वारा, फ्लूइड्स के द्वारा, या ठंड लग गई है इसके द्वारा आपके शरीर के अंदर कुछ विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो गया है, और उस विजातीय द्रव्य को निकालने का प्रयास नेचर खुद कर रही है। नेचर इज द बेस्ट रेमेडी, नेचर इज द बेस्ट रेमेडी। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा रोकूंगा आपको कि जैसे ये नज़ला जुकाम हो रहा है, इसमें कौन कौन से, इनकी क्या क्या वैरायटी, कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि कौन सा नज़ला क्या है, उसके लक्षण कैसे हम पहचाने कि कुछ उनमें क्या अंतर है, कोई गंभीर है या कोई हल्का है, ये शुरू कैसे के हम त्रिपाठी जी difference 3 कैसे से 7 दिन तक तो किसी प्रकार के पैथोजेनिक चेंजेस नहीं आते हैं, प्रकृति स्वयं लड़ती है अपने इम्यून सिस्टम से। तो फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिखता है आपको, उसको सफाई पर ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, तो उसको हमें फ्लूइड्स देना चाहिए। सपोज सूप दे सकते हैं आप, सब्जियों का सूप दे सकते हैं आप, टमाटर का सूप दे सकते हैं, नींबू पानी, अदरक और काला नमक का अच्छा सा घोल बना करके, गुनगुना करके उसको पिलाया जा सकता है। नींबू पानी, अदरक, नींबू पानी और काला नमक, काला नमक, हाँ, नींबू पानी दे दीजिए, थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए उसके अंदर, और उसका काला नमक डाल के दे दें। सोडियम क्लोराइड को हम नहीं, क्योंकि होता क्या है, सर्दियों में हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसका दबाव बढ़ जाता है सोडियम होने के नाते, तो हम सोडियम के बजाय हम पोटेशियम क्लोराइड की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं आपका, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा टाटा सॉल्ट होता है उसका इंटेक कम किया जाए, जो आयोडाइज जो नमक होता है। तो हम गुनगुने पानी के अंदर अगर अदरक का जूस डालते हैं, अगर हम काला नमक डालते हैं और बच्चे को या किसी भी को पिलाए, और सबसे पहले बता दूं, सबसे जो डिफेंसिव आपके मैकेनिज्म है वो आपके एडेनाइड्स होते हैं। जब नज़ला जुकाम होता है, खांसी होता है, तो ये आपके ग्लैंड जो आपकी डिस्टर्ब होती है, स्वेलिंग होती है, स्लैबरी ग्लैंड में कई बार यहाँ भी पेन होता है बच्चों का। तो अगर आप घर पर देसी घी और काली मिर्च का पाउडर लेते हैं और उनसे रात में सोते हुए बच्चे की अपवर्ड्स आप मसाज करा दीजिए गर्दन का, देसी घी में 2 दिन के अंदर, हाँ, देसी घी बाहर से मसाज करा दें, और बच्चे को 2 से 3 बार उसको गार्गल करने का मौका दें। क्योंकि जैविकीय रूप से क्या होता है, किसी भी सिस्टम का डॉक्टर चाहे कोई हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे होम्योपैथी हो, जब भी हमारा गला खराब होता है, जब भी सर्दी जुकाम बुखार कोई खांसी होती है, हर सिस्टम का डॉक्टर आपको गार्गल करने की सलाह देता है। क्योंकि प्रतिरक्षण प्रणाली में होता क्या है कि सामूहिक रूप से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस अगर आपके बॉडी के अंदर इंटेक करता है, तो या तो श्वसन के जरिए जाता है, तो मुंह से बाहर जाता है। और जब हमारा पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है, तो जब हमारा एसिड लेवल बढ़ता है गले के अंदर, तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम नमक पानी का गार्गल की सलाह देते हैं, क्योंकि नमक क्षारीय होता है। तो क्षारीय वातावरण में कोई भी प्रकार का विषाणु और जीवाणु बहुत समय तक सर्वाइवल मोड पे नहीं रहता है। तो इसलिए सभी चिकित्सक के डॉक्टर नमक पानी की सलाह देते हैं, करना है, थोड़ा गुनगुना कर पानी। तो प्राइमा फेसी आप देखें, किसी को भी दिक्कत आती है, चाहे कोई बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे कोई महिला हो, संक्रमण जब आ जाएगा, तो मैं किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूँ। ये बहुत ज़्यादा आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको एलोपैथी का सहारा, एंटीबायोटिक का लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्राथमिक उपचार की बात करें, प्राकृतिक चिकित्सा हमारी धरोहर है, हमारी भारतीय संस्कृति की एक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें अनेकों मसाले आपके किचन में विद्यमान हैं।
अब आप सर्दी में दालचीनी की बात ले लीजिए, जब भी आप चाय लेते हैं, इवन बच्चों को चाय से दूर रखते हैं, लेकिन दालचीनी, काली मिर्च, हल्का सा नमक और हल्का सा अदरक का जूस मिला करके आप दे दीजिए, तो कैसा भी खांसी हो, जुकाम हो, नजला हो, बच्चों का दूर हो जाता है। दालचीनी का पीछे, हाँ, जब कोरोना था तो उस टाइम पे दालचीनी का बड़ा उपयोग अरे हुआ बहुत लोगों ने। जबरदस्त, आयुष का काढ़ा, हाँ जी। नाम पूरा हिट हो गया कि आपको ऐसे ऐसे काढ़ा देना है, गिरोह हाँ, देना तो है। मतलब दालचीनी का श्वसन प्रणाली में बहुत प्रभाव। लाभ देता है, श्वसन प्रणाली को खोल देता है। और देखा जाए तो कफ जब कुपित होने लगता है हमारे शरीर के अंदर, 3 ही दोष बताया गया है आयुर्वेद में। 3 दोष हैं देह के, पित्त, कफ एवं वात, सबकी अपनी बात है, सबकी अपनी जात। और वात संतुलन यदि गे मन में चंचलता उपजाए, और मिले ज्ञान का साथ तो शीघ्र समन हो जाए। और क्रोध बढ़ावे पित्त को तन में अगन लगाए, और प्रेम अहिंसा धार लो तो चित्त शांत हो जाए। आलस्य से कफ कुपित हो, दिन में सुस्ती आए, चूंकि ये मौसम ही आलसी वालों का होता है। मतलब सूर्योदय के लगभग 1.5-2 घंटे बाद लोग उठते हैं, तो जब देर तक आप सोएंगे तो आपके अंदर प्रमाद आएगा, आपके अंदर आलस्य आएगा, और जहां आलस्य आएगा वहां कफ आएगा। आलस्य से कफ कुपित हो, दिन में सुस्ती आए, और हो ऐसी दिनचर्या मन प्रफुल्ल हर्षाए, और हो तीनों का संतुलन रोग दूर हो जाए। कौन सा तीनों? वात, पित्त, कफ। तो चेस्ट के ऊपर ऊपर जो हमारा जो अंग है, ये सारा कफ प्रधान है, और चेस्ट के बीच में यानी जेनेटल ऑर्गन्स और मध्य प्रदेश को हमने वात में, पित्त में बांटा है, और जंघा से लेकर के और पांव तक हमारा वात रोग आते हैं। तो तीनों का वर्गीकरण कर दिया है आयुर्वेद एंड प्रकृति का, मैंने आपको दोहा भी सुना दिया है। सबसे उत्तम विधि क्या है कि अदरक का जूस बनाना। देखिए, लिख देना, बता देना ये बहुत आसान होता है त्रिपाठी जी, मुझे लगभग 20-22 साल अपने अनुभव में हो गया, प्रैक्टिस में हो गया है। लिखना बड़ा आसान होता है, तो हमने एक बड़ा अच्छा स्लोगन बनाया है, और मैं सोशल मीडिया पर भी और लोगों को आह्वान करता हूँ कि इसको फॉलो करो। क्या? इन दिस मिलेनियम मोर हीलिंग विल कम फ्रॉम टीचिंग rather than prescribing. Numbers of doctors are prescribing the medicine. चाहे वो आयुर्वेद की दवा क्यों ना हो, लिखने से नहीं होगा, हमें बताना पड़ेगा ग्रास रूट पे जाके। मान लो हम आपको लिखते हैं बच्चे को अदरक और शहद चटा देना। अब अदरक कौन सा लेना है, कैसे लेना है, किस प्रकार से अदरक का जूस निकालना है, बहुत महिलाएं अदरक का जूस नहीं निकाल पाती हैं, क्योंकि अदरक चूंकि इस प्रजाति का है, उसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है। तो यदि आप कुटनी में आपने कूटा तो फाइबर है, जूस निकला नहीं, पतला करके आपने उबाला तो भी पानी डाल दिया। हम क्या आपको एक सरल नुस्खा बता रहे हैं, बच्चों को खासकर देने से क्या होगा, उसकी जो तीक्ष्णता है यानी उसकी जो कर्कशता है, उसका कर्कशता जब कम होगा तभी बच्चा ले पाएगा। तो आप डायरेक्ट क्या करें कि अदरक को छीलें, धोइए, उसके बाद कद्दूकस कर लीजिए, और कद्दूकस करने के बाद में उसको 4-5 चम्मच पानी के अंदर उस पूरे फाइबर को उठा के डाल के उबाल दीजिए। उबालने से क्या होगा कि उसकी जो कर्कशता है वो भाप बन के उड़ जाएगी, लेकिन कुछ उसकी सांद्रता रह जाएगी, और अदरक का जो समावेश है जो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है वो कम हो जाएगा। उसको छन्नी में आपने छान दीजिए, पेस्ट बना लीजिए, और उसके ऊपर आप अदरक डालिए, अदरक के जूस के अंदर शहद डालिए, अच्छी किस्म का शहद ले लीजिए, और 1/4 यानी चौथाई चम्मच आपने बच्चे को 3 से 4 बार चटा दीजिए। अगर कफ ज़्यादा गाढ़ा है, अगर कफ का रंग थोड़ा मटमैला है, तो आप उसमें सेंधा नमक मिला सकते हैं। गजब का काम करता है, आपके पूरा स्पुटम को बाहर निकाल देगा, पूरा पल्मोनरी को बाहर साफ कर देता है ये आपका मिश्रण अदरक का, शहद और काला नमक। डॉक्टर साहब, जैसे कई बच्चों को नाक बंद हो जाती है, कहते हैं नाक बिल्कुल जाम हो गई है, सांस लेने में दिक्कत होने लगी जी, और कुछ बच्चों को खांसी, लगातार खांसी आने लग जाती है, खांसी बिल्कुल रुकती नहीं है, पूरी रात जाग के बिताना पड़ता है, पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चा भी परेशान हो जाता है। तो जैसे रात में चीजें ज्यादातर बढ़ती है, दिन के समय पे बच्चा ठीक रहता है, लेकिन कारण है बताऊं, सोने के समय पर रात हमारी जो है वो शीतलता, रात को शीतलता माना गया है, रात में हमारा टेम्परेचर डाउन होता है, तो रात में सबको आवेग, और रात में जब श्वसन प्रणाली हमारी जब चलती है तो अबाध गति से चलती है, क्योंकि रात में सारे सिस्टम हमारे बिल्कुल रिलैक्सेशन में होते हैं। लेटने पर भी वो प्रभाव दिक्कत करता है, उठ के बैठने पर तो शरीर दिन में तो चला लेता है, कहता है अच्छा ठीक है, जो थोड़ा बहुत रिपेयर सेल रह गया हम रात में कर लेंगे, आओ जी रात। तो रात में भी अगर उसको दिक्कत आएगी तो वहां पर बच्चे को उठना लाजमी है। तो होता क्या है कि श्वसन प्रवाह में हमारे जितने भी फुफ्फुसीय जो धमनी है, जो हमारा एयर सैक्स होते हैं, वहां पर अगर स्पुटम चिपका हुआ है, अगर कफ कहीं रह गया है, तो जितनी तीव्रता के साथ में बच्चा हो चाहे बड़ा हो श्वास खींचता है, उसके साथ साथ में वो फेफड़े के अंदर जमावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, तो वहाँ पर उसको श्वास के अवरोध आता है। उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है कि आप रात में सोने से पहले अपने तलवे में सरसों का तेल और कपूर को मिला करके अच्छे से मालिश करके सोएं तलवे में,
कपूर, और दोनों सरसों के तेल में नथनों कपूर में मिलाना है। कपूर मिलाना है। सरसों के तेल में कपूर का पेस्ट बना लीजिए और अच्छे से हल्का गुनगुना करके और पूरे तलवे में अच्छे से रब करके और आराम से सो जाएं। हाँ, ध्यान रहे, बहुत लोग क्या करते हैं, मालिश करने के बाद सॉक्स पहना देते हैं और टोपी भी ढक लेते हैं। ये अन्यथा ना करें, इसको ना कभी भी प्रयोग करें। आप बिल्कुल चेहरे को अपने बाहर रखिए, कवर करके ना रखें। और अपने नाक के अंदर सोने से पहले एक अनु तेल आता है, आयुर्वेदिक एक बहुत अच्छा तेल है अनु तेल, और एक दो बार मैंने आपके ऊपर भी आजमाया हाँ, है, मैं आराम इस्तेमाल मिला करता हूँ, होगा। बहुत अच्छा है। तो अनु तेल की 2-2 ड्रॉप्स आप नाक में डाल सकते हैं। पैरानेजल आप इसका साइनस का मसाज भी कर सकते हैं। आप कोई भी माँ बहन पीछे खड़ी होकर के, यानी 2 उंगली से, हमारे आयुर्वेद में इसको नस्यम कहा जाता है, यानी नेजल को इस तरीके से मसाज किया जाए, ऐसे से, इस नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। अच्छा, ऐसे तो माथे की तरफ जाना पड़ेगा बच्चे के, और पीछे की तरफ इस तरीके से नेजल पे मतलब मसाज ऐसे ऐसे करना। हाँ, तो मसाज देने के बाद में यहाँ पे 2 बिंदु होते हैं, एक्यूप्रेशर के 2 बिंदु होते हैं। यहाँ प्रेशर दिया जाए तो पैरानेजल साइनसेस खुल जाते हैं और आप देखेंगे कि बहुत सारा जो एक्यूमुलेटेड जो टॉक्सिन्स हैं वो इकट्ठा हो जाता है। तो या तो गले से होकर के उतर जाएगा आपके आमाशय में, तो यदि आमाशय में गया तो वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो कोई तूफान नहीं मचा पाएगा और धीरे से स्टूल से निकल जाएगा। और यदि आप, बच्चा थोड़ा समझदार है, बड़े लोग समझदार होते ही हैं, तो खांसी करके उसको गरारा करके बाहर निकाल सकते हैं और देखेंगे बहुत सारा बलगम निकलता है। तो ये जो बलगम है बेसिकली, ये हमारे जब एयर सैक्स में फंसता है तो श्वसन का हमारा जो प्रणाली है वो अवरोध उत्पन्न करता है। तो हमको जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, ब्रेन को चाहिए, ऑर्गन्स को चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। और अब चूँकि प्राकृतिक चिकित्सा में मैं बताऊं, 2 ही चीज़ की सबसे मुख्य कमी होती है जिससे डिजीज होती है। एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुकती है। कोरोना काल में देखो क्या होता है, जब आपका श्वास रुका तो ऑक्सीजन रुक गया। तो बिकॉज प्राण इज द लाइफ फोर्स एनर्जी विच स्टिंग द बॉडी, माइंड एंड सोल ऑन ए सिंगल थ्रेड ऑफ ब्रीथ, यानी हमारे जीवन के जो आधार है वो नंबर ऑफ ब्रीथ है। तो श्वसन प्रणाली बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर बड़े ही अच्छे ढंग से इसको समझना हो तो गाड़ी के पीछे जो साइलेंसर होता है, अगर वहाँ पर हम कोई मूली या गाजर लगा दें, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। हम भोजन के न मिलने पर 60 दिन जिंदा रह सकते हैं त्रिपाठी जी। पानी अगर न मिले तो 15 दिन तक गाड़ी चल सकती है। लेकिन अगर श्वसन अवरोध आ जाए, श्वसन न मिले, श्वास न मिले, तो यदि किसी विशेष व्यक्ति को डाउट हो तो अपना अपना जो है नासिका दबा के देख सकते हैं, 2 मिनट 3 मिनट में कब तक वो जिंदा रह सकते हैं। तो हमें इसमें एक प्रश्न मेरा आ रहा था मेरे मन में कि जैसे अणु तेल आपने बताया, तो कई बार क्या होता है अणु तेल नहीं होता घर पे उस टाइम पे, तो पहले सबको नहीं पहले से रहता, तो क्या नाक में घी गुनगुना करके, गाय का घी डाल सकते हैं त्रिपाठी जी, अन्यथा घी में तो हम नहीं जाएंगे। और सरसों का तेल अगर करौंडिया हो और बढ़िया प्योर अगर कच्ची घानी का तेल हो, सरसों का तेल, तो उसको भी डाल सकते हैं। लेकिन जब भी डाला जाए गर्म करके, थोड़ा गर्म करने से क्या होता है कि तेल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। गरम कितना करना चाहिए, क्योंकि कई बार पीछे कोरोना बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने त्रिपाठी जी किया है। मैं आपको बताऊं कि ये एक्चुअली चिकित्सा क्षेत्र में सदैव युक्ति का आदर होता है। लोग ठीक तो होना चाहते हैं, लेकिन ठीक होने के लिए जो एक्चुअली जो उनको इन्वेस्ट करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो इसमें धन का नहीं, इसमें समय का और विवेक का चाहिए। सरसों का तेल जब भी गर्म करना हो तो माताएं बहनें जाती हैं, गैस पे कटोरी रख देती हैं, वो गर्म ज्यादा हो जाता है। एक बार आपने गर्म अत्याचार बच्चे के साथ किया, अगली बार वो डलवाएगा नहीं। नाक का फिर उसको जैसे पीछे लोगों ने अंदर भाप ली कि उनके गले में गले छिल गए। अंदर की जो बहुत बहुत सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है नासिका के अंदर, अगर गर्म चला गया, जला दिया तो नुकसान करेगा। हालांकि बॉडी हील कर लेती है। तो सबसे सरल और सबसे इसके अंदर तरीका क्या है कि चम्मच को आप जाके गर्म करिए, कोई बड़ी चम्मच ले लीजिए, लो के थोड़ा ऊपर रखिए, गर्म हो जाए, हार्डली मुश्किल से 7 या 8 सेकंड, 10 सेकंड, और उसको आप बाहर लाइए। बाहर लाने के बाद में ऊपर से आप तेल डाल दीजिए, और तेल डालने के बाद में अपनी उंगली से आप टच कर लीजिए। साफ सुथरी उंगली हो, नथनों में लगाया जा सकता है, 2-2 बूंद डाला जा सकता है, मालिश किया जा सकता है। हमारे यहाँ 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं उनका उपचार ऐसे रात में करता हूँ, कई बार करना पड़ता है, और आज तक अभी एंटीबायोटिक देना नहीं पड़ा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, सरसों का तेल थोड़ा सांद्र होता है, थोड़ा कंसनट्रेटेड होता है। तो कभी भी तेलीय चीज़ नासिका में डाल करके और डे टाइम में आप बाहर बच्चों को न भेजें, क्योंकि बाहर के जो कण होते हैं, जो धूल होती हैं, वो आपके नासारंध्र में जाकर के फंस जाती हैं। तेल मोटा होता है, चिपक लेता है। तो जब भी आप तेल डालें तो रात में डालें, रात में सोते समय डालें, सोते समय डालें। ये डॉक्टर साहब, ये तो आपने उपचार बता दिए। थोड़ा खान पान में क्या ध्यान रखें कि क्या उनको इस टाइम पे खिलाया जाए जिससे बीमार ना हो? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जी त्रिपाठी जी, चूंकि हमारा जो सिद्धांत और हमारा जो प्राकृतिक चिकित्सा की प्रोफाइल है, फिलॉसफी ऑफ नेचर की, वो तो डाइट पे ही है। कहते हैं डॉक्टर, देयर आर 2 डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, डॉक्टर डाइट एंड डॉक्टर क्वाइट, यानी शांति का प्रकोप
यानी आपका ब्रह्म शांत हो, आपका मस्तिष्क शांत हो और आपकी जो है विचार की प्रकाशता आपके भोजन से ही होगी। तो भोजन बहुत ही अनिवार्य विषय है। कब और कैसे खाया जाए, कितना खाया जाए, बच्चों का खुराक क्या है, बड़ों का खुराक क्या है, खासकर सर्दियों के मौसम में आजकल देखा जाए तो प्रकृति उपहार के स्वरूप आप कहीं भी मंडी में निकल जाइए, रोड के किनारे चले जाइए और आप थोड़ा सा आप रुक करके और आप थोड़ा सा उसको आश्चर्यचकित परिणाम मिलेंगे आपको देखते देखते क्या प्रकृति ने हमको दिया है। कहते हैं ठंड में गाजर मत खाओ, ठंड में आप अमरूद मत खाओ, ठंड में आप गाजर मत खाइए। आप देखें ठंड का ही मौसम है, प्रकृति ने उपहार स्वरूप दिया है। ठंड में ही आ रहा तो हम गर्मी में क्यों खाएं? तो आपने गर्मी में जो भी खाया पिया होगा उसको प्रारूप रूप से 100% आपके शरीर से बाहर निकालने की योजना प्रकृति बनाती है, इसलिए आपको ठंडे मौसम के ठंडे फल देती है। तो ऐसा नहीं है कि ठंड में खा लेंगे तो आपको ठंडी लग जाएगी। हाँ, रात में खाया नहीं, दिन में आप खा सकते हैं। तो आजकल सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोग एक तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता के लिए कि अदरक और लहसुन और नींबू का अगर जूस निकाल के रख लिया जाए और किसी भी प्रकार का भोजन आप कर रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं और 1 चम्मच अगर उस जूस का इस्तेमाल कर लिया जाए, यानी लंच में भोजन करें तो उससे पहले ले लीजिए, सुबह का नाश्ता करते हैं उससे पहले वो 1 चम्मच जूस पी लेना, पी ले, बस सिंपल पी लीजिए। अदरक, लहसुन और नींबू। एंटीऑक्सीडेंट जबरदस्त होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मात्रक जो है त्रिपाठी जी ऑरिक वैल्यू होता है और ऑरिक वैल्यू को बोलते हैं ऑक्सीजन रेडिकल ऑब्जर्व कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैपेसिटी। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर आपके बॉडी के अंदर ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन जाने की क्षमता बढ़ाने वाला पदार्थ आप लेंगे वो आपको बहुत स्वस्थ और आपको संवर्धन में ले जाएगा। नो डाउट कि हम लोग भारतीय हैं, दाल चावल पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं और सर्दी में लोग को ठंड भी लगती है, भूख भी लगती है। तो दाल चावल खाने के बजाय, बहुत अधिक रोटी खाने के बजाय हमें सूप पर ध्यान देना चाहिए। हमें लहसुन का सूप, हमें टमाटर का सूप, हमें फलों का सूप, हमें इस प्रकार के द्रव्य जो एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाएं, जिससे आपके रोगों का विनाश भी करे और आपको रिपेयर भी करे और आपको ताकत भी दे। आप टमाटर भी ले सकते हैं, आप सलाद भी ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेट भर सकते हैं। कैलोरी पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कई लोग क्या होता है कि जाने अनजाने में बहुत अधिक सेवन कर लेते हैं भोजन का। रोटी खा रहे हैं तो पता लगा गरम गरम रोटी कई खा गए, पता लगा मार्च अप्रैल के आते आते बहुत सारा वजन बढ़ गया। अब वजन बढ़ गया तो टॉपिक हट जाएगा, उसका प्रभाव सारे कार्डियो पे पड़ेगा, आपके घुटनों को पड़ेगा। तो सर्दियों में आपको हम ये नहीं करें कि उपवास करना चाहिए या खाना नहीं खाना चाहिए, खाने का परित्याग नहीं कहूँगा, बड़े ही विवेक से सब्जियों का चयन करना चाहिए। मेथी है, शलगम है, मूली है, पालक है, सोया है और बथुआ है। बथुआ एक ऐसा आपका अनोखा सब्जी है जिसके अंदर सभी प्रकार के मिनरल्स विद्यमान हैं, खनिज लवण विद्यमान हैं, सारे A to Z आपकी विटामिन्स इसके अंदर होती हैं। हाँ, बथुआ को कभी भी आप जैसे रायता बना के आप लेते हैं तो सुबह या शाम ना लें। आप रायता बनाना चाहते हैं बथुआ को, सिर्फ और सिर्फ लंच में लें। और बथुआ का पराठा बहुत अच्छा है, बच्चों को दे सकते हैं और घी का इस्तेमाल इसमें कम से कम करना चाहिए। दिनचर्या में अगर मैं आपको कहूँ तो कस्टमाइज जो हमारी दिनचर्या होती है बच्चों के लिए और सभी के लिए कि उषा पान से स्टार्ट करना चाहिए भोजन। उषा पान लगभग 6 साढ़े 6 बजे अगर आप बिस्तर का त्याग करते हैं तो आप उषा पान करें। उषा पान के लिए आप किसी ताम्र में आप लगभग 2 लीटर पानी रात को भिगो के रख दीजिए और उसको सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा वार्म कर लीजिए, गर्म कर लीजिए और उस पानी को बैठ करके कागासन में पीना चाहिए। चाहे कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं या बिस्तर पे भी पी सकते हैं, लेकिन खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए। कागासन मतलब वो भी कौवा की पंजों की तरह। उससे क्या होता है, आपका स्टमक उतनी देर तक दबा रहता है। तो जितनी देर तक आपका स्टमक दबा रहेगा तो वो जल्दी से पानी डाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा, रुका रहेगा। और जितनी देर आमाशय में पानी रुका रहेगा वो फिर आपको स्टमक वॉश आउट करने के लिए तैयार रहेगा। इवन कई बार 2-3 गिलास पानी आप पीते हैं तो कई बार उबकाई आती है कि मैं निकाल दूं, तो कुंजल कर लीजिए। कुंजल हमारे प्राकृतिक चिकित्सा और योगिक चिकित्सा में बहुत सर्वोपरि स्थान रखता है। कहते हैं कुंजल कर्म यासु कहे, पिए पेट भर नीर और फिर मुक्ति से काढ़िए रोग न होए शरीर। तो ये रामबाण चिकित्सा है, पानी जल चिकित्सा के अंतर्गत आता है। तो उषा पान में हम अपने शरीर को तरोताजा करने के लिए, धोने के लिए किया जाता है। और कुंजल को षटकर्म में उषा पान में मतलब 1 लीटर तक पानी, आधा लीटर, पौना लीटर, 1 लीटर, पौना लीटर 1 लीटर पानी जो है आप कोई बैठ गुनगुना करके गुनगुना पीजिए शाम को ताम्र के बर्तन, बहुत भाप ना आ रहा हो पानी में, क्योंकि अगर भाप आएगी तो एसिडिटी बन जाएगी, इसलिए उतना पानी जो गुनगुना हो पिया जा सकता है। उसके बाद बात आती है आपका नाश्ता कैसा होना चाहिए। नाश्ता अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रोगों के अनुसार हम लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन एक कॉमन अगर मैं बताना चाहूँ जन समुदाय के लिए तो आपको सुबह मॉर्निंग में लेना चाहिए क्षारीय भोजन। अब क्षारीय भोजन से तात्पर्य ये है
कि जहाँ भी अम्लीयता होती है वहाँ पर बहुत सारे जीवाणु विषाणु जन्म लेते हैं, टॉक्सिन्स बनता है, दर्द बनता है, बहुत सारा एसिडिटी का कारण बनता है। अब ये आम जनजीवन में लोग पता कैसे करें कि क्या है अम्ल क्या है क्षार? तो इसका एक रेशियो है 80:20, यानी 20% आपके शरीर के अंदर अम्ल होना चाहिए और 80% आपके शरीर के अंदर जो भी हम खान पान में लेते हैं वो क्षार होना चाहिए। सपोज जब आप एक कप चाय पीते हैं, अब चाय के साथ अगर आप नमक पारा खा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा रस भी ले रहे हैं, थोड़ा सा नमकीन भी ले रहे हैं, तो सारा का सारा जो भी आपने नाश्ता किया है सब एसिडिक हो गया। लेकिन अगर बासी रोटी रात की ले लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा इशू है ये, मैं आपको बताऊं त्रिपाठी जी, कि यदि आप बासी रोटी और उसको गर्म करके हल्का सा और बस उसको चाय के साथ डिप करके बच्चों को दे सकते हैं, स्वयं भी खा सकते हैं, तो ये एसिड नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि रात की रखी हुई जो रोटी है वो क्षारीयता में कन्वर्ट हो जाती है, फर्मेंटेट हो जाती है। तो जो जितनी भी चीज़ें खाद्य सामग्री हमारी फर्मेंटेट करके बनाई जाती हैं वो हमारे पाचन संस्थान के लिए अच्छा है, गट के लिए अच्छा है। कहते हैं पाचन, पोषण और निष्कासन अगर ये समय से हो जाए तो हमारी बीमारी। डॉक्टर साहब एक प्रश्न और है कि अभी इस सीजन में जैसे सब चीजें बताई आपने, बहुत ही अच्छी बातें बताई और हमारे जी जो श्रोता दर्शक हैं वो इनसे लाभ भी लेंगे। थोड़ा सा बुजुर्गों के लिए इस सीजन में कुछ खास, थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ टिप्स बताइए कि जो वो हम 2-4-5 पॉइंटेड बातें। 2004 से लेके लगभग 2012 तक एक ऐसा न्यूनतम कार्यक्रम चलाता रहा हूँ जी, और अभी भी अगर कोई समय देता है, थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो मैं भी चलाता हूँ पूरी टीम के साथ में। बुजुर्गों के लिए आप देख पा रहे हैं वृद्ध जनों के स्वास्थ्य के लिए एक न्यूनतम कार्यक्रम है, एक ऐसा पैम्पलेट यहाँ लटका हुआ है, देखिए, और ये लगभग 10-12 साल लिखा हुआ है, सप्ताह में कम से कम 6 दिन व्यायाम कीजिए। तेज घूमना सबसे अच्छा व्यायाम है, प्रतिदिन कम से कम 5 किलोमीटर घूमिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस सप्ताह में 2 बार स्नान के समय अपने शरीर को तेजी से ब्रश, स्पंज या सूखी तरोई वाले रेशे के साथ आंतरिक ढांचे से ब्रश कीजिए। जो एक तरोई होता है, आपने देखा होगा गांव में, उसका जो अंदर का खुजा होता था उससे हम लोग रगड़ते थे। ठीक है, तो और उसमें और भी एक चीज बताऊं, तंतुपटीय श्वसन पद्धति अपनाएं बुजुर्गों के लिए, खासकर आपने जो फोकस किया है। सीजन में कि जैसे सर्दियों का सीजन है, बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी। अब क्या है, मेडिकल साइंस, न्यूज़पेपर, टीवी, अखबार बोलते हैं आप बाहर मत निकलो, और बाहर निकलना खतरे से खाली भी नहीं, क्योंकि बहुत सारा पोल्यूशन है। तो मैं वॉक पे थोड़ा सा पाबंदी लगा रहा हूँ। लेकिन अब तो क्या करें फिर, अगर बिस्तर पर चाय और ब्रेड मिल जाती है या बिस्तर पे खाना मिल जाता है, तो सेकेंडरी सिस्टम उनका नुकसान में जाएगा, हाइपरटेंशन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि कम से कम 4 घंटे का उपवास बुजुर्ग को करना चाहिए। 4 घंटे उपवास, अगर 6 बजे उनकी आँख खुलती है तो कुछ भी अनाज के अन्न के स्वरूप में उनको 10 बजे से पहले कुछ नहीं ग्रहण करना चाहिए। सूप ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, गर्म पानी ले सकते हैं, अदरक का पानी ले सकते हैं। 10 बजे से वो अपना अन्न का सेवन करना शुरू करें, और इससे पहले तंतुपटीय श्वसन प्रणाली वो कम से कम 50 बार करें। अब तंतुपटीय श्वसन प्रणाली क्या होती है? जिंदा रहने के लिए तो सभी लोग, जनमानस, धरती पर रहने वाला हर इंसान श्वसन लेता है, श्वास लेता है, लेकिन खासकर वृद्ध जनों के लिए मेरा एक संदेश है कि वो अपना कमर और गर्दन सीधी करके, बेशक बिस्तर पर बैठे हों, रजाई में बैठे हों, लेकिन एक लंबी गहरी श्वास भरें तो उनका जो डायफ्राम है, श्वसन के नीचे आप देख रहे हैं लंग्स के नीचे जो डायफ्राम है, ये उभरना चाहिए, और फिर धीरे धीरे श्वसन को धीरे धीरे खाली करना चाहिए। एक बार श्वास भरते हैं, छाती फुला लेते हैं, तो छाती फुलाते समय उनका डायफ्राम ये उभरेगा। इसको बोलते हैं तंतुपटीय श्वसन पद्धति, यानी लंबी। तो जब आप लंबी श्वास गिरेंगे तो आपका ये तंतु उभरेगा, और जब श्वसन को पूरा छोड़ेंगे, इस पे फोकस करना चाहिए बुजुर्गों को खासकर, क्योंकि श्वसन जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है या तो बच्चों को और या तो बुजुर्गों को। तो उसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि श्वसन प्रणाली में बहुत ज़्यादा धौंकनी, बहुत ज़्यादा भस्त्रिका प्राणायाम या बहुत ज़्यादा कपालभाति के पक्ष में हम नहीं हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन आ जाता है। अगर 100 बार 200 बार कोई बुजुर्ग जो पहले से कर रहे हैं वो तो कर सकते हैं, जो पहले से साधक हैं, जो पार्कों में पहले से योग संस्थान में या इस तरह का प्रशिक्षण ले रखा है, वो कर सकते हैं। लेकिन कोई नया व्यक्ति हो तो सबसे पहले धीरे धीरे 1:4:2 के अनुपात में श्वसन को लेना चाहिए, यानी पूरक करना, कुंभक करना, रेचक करना, ये क्रियाएं आपको योग में बहुत फायदेमंद होती हैं।
डॉक्टर साहब एक चीज और है कि कुछ जैसे कि अभी स्कूल बंद हो जाएंगे, बच्चे घर पे ही रहेंगे पूरे दिन, तो कुछ ऐसा इस थोड़ा सा एक मैसेज आपकी तरफ से कि बच्चे कुछ ऐसा करें जिससे कि उनका स्वास्थ्य हमेशा के लिए, अभी समय उनके पास रहेगा 10-15 दिन छुट्टियां हैं, तो 10-15 मिनट क्या करेंगे जिससे उनका स्वास्थ्य, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाए। बहुत उत्तम क्वेश्चन किया है त्रिपाठी साहब। कहावत कहा गया है गांव में कि बच्चे और बर्रे एक समान होते हैं, और बच्चों की उपमा बुजुर्गों से भी दी गई है। ये एक समय एक स्थान पर बैठते नहीं हैं, और हम लोगों को पीड़ा जब होती है जब स्कूल बंद हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल का बंद हो जाना, उनका जो गियर है वो फिर हमारे काबू में नहीं रहता है। तो उसको करने के लिए जो माताएं हैं, जो अभिभावक लोग हैं, क्योंकि पुअर पेरेंटिंग होने से बचेगा, तो अपने दिनचर्या को अपना डिवाइड कर लें कि हमें इतने बजे 2 घंटा, 1.5 घंटा या 1 घंटा प्रॉपर तरीके से बच्चों के साथ देना है। लेकिन ये ना हो कि बच्चों के साथ हम काम भी कर रहे हैं, हम टीवी भी देख रहे हैं, हम स्वेटर भी बुन रहे हैं, हम मोबाइल पे भी लगे हैं और बच्चे के साथ में बोल दिया पढ़ो, ऐसा नहीं। स्वास्थ्यवर्धक बातें जब समझ में आती हैं चीज़ें, जब बच्चे के साथ पेरेंट्स सबसे पहले खुद अपनाएं। तो एक पंथ दो काज, बच्चे के कारण अगर आप बैठ रहे हैं तो सबसे पहले आप उन सब चीज़ों को छोड़ करके और उन पर अमल करने की विशेष समय निकालिए। खासकर होता क्या है कि बच्चे जब एक नेटवर्क से टूट जाते हैं, सपोज डेली का जो नित्य क्रिया है, सुबह सुबह भाग के जाना, टिफिन लेके जाना, स्कूल में अपने पीयर ग्रुप से हट जाते हैं, तो घर के अंदर थोड़ा सा आइसोलेशन में हो जाते हैं, या तो फिर वो अपना किसी न किसी गैजेट से अपने आप को बांध लेते हैं, या फिर बार बार वो प्रहार करते हैं कि मुझे बाहर आउटिंग पे ले चलिए। अब सवाल यहाँ पर है, जो बड़े बुजुर्ग लोग खाते हैं, बड़े लोग खाते हैं, वही खाना हमारे बच्चे भी खाते हैं। कई बार खाने में गैप हो जाता है, तो बच्चों को खासकर मॉर्निंग में हमारे स्टमक में क्राइसिस नहीं आना चाहिए। 9 बजे से पहले पहले बच्चों को नाश्ता करा देना चाहिए। अब नाश्ते में कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा दाल, बहुत ज़्यादा चावल, बहुत ज़्यादा पराठा, पूरी न दें, उनको सेमी लिक्विड डाइट देना चाहिए। इम्यूनिटी बेस्ड खाना है ये, क्योंकि पेट जब हमारा भर जाता है तो मंचन करने का जगह उसमें नहीं होता है। लेकिन अगर हम सेमी सॉलिड खाना देते हैं, सपोज दलिया हम देते हैं, दलिया में आप एक आलू डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, फली डाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मूंग की दाल जरूर डालिए, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्टिव डाइट होता है, कुछ रिपेयर वाले डाइट होते हैं। तो दलिया में सारा मिश्रण है। दलिया, लोग कहते हैं दलिया तो मरीजों का खाना है, ऐसा नहीं है। दलिया संपूरक आहार है। गेहूं का गोल दलिया अगर आप बच्चे को प्रधान भोजन के रूप में देते हैं तो बच्चा अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर जाता है, और सपोर्ट अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। साथ साथ में एक आंवला भी डाल दीजिए, क्योंकि आंवले की चटनी बच्चे नहीं खाते हैं जल्दी, कसैला होता है। आंवले को आप एक आंवला, आप एक छोटे से पतीले में अगर आप खाना बना रहे हैं, खासकर दलिया तो मैं कहूँगा प्रेशर कुकर में बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेशर कुकर में एक्चुअली क्या होता है कि भोजन या दाल जो भी आप बनाते हैं वो पकता नहीं है, वो फटता है। एक तो ऊपर से ढक्कन और नीचे से आग का प्रेशर, तो तापक्रम, तो दोनों कंडीशन में उसके दाने जो है, जो दाल है, जो दलहन है, जो अनाज है, वो फट रहा है। तो फट रहा है तो उसकी पौष्टिकता नष्ट होती है। तो मेरा कहना है कि हम अगर खुले समय है, चूंकि हॉलीडेज हैं, तो उसमें तो संपूरक आहार दे सकते हैं। एक आंवला अगर उसमें डाल दें और ढक्कन लगा करके मंदे आंच पे अगर हम पका देते हैं चूल्हे पर, तो उसकी पौष्टिकता बरकरार रहती है और उसको आराम से घी के साथ में बच्चों को दिया जा सकता है। और इसी प्रकार से 4 घंटे के बाद में फिर उन बच्चों को अदरक का और थोड़ा सा लहसुन का जूस निकाल करके शहद के साथ पहले बता दिया। चाय भी दे सकते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं है, बट चाय में लौंग का बहुत बड़ा रोल है। लौंग और दालचीनी वाली चाय अगर देते हैं तो नुकसान बच्चों को नहीं। लौंग दालचीनी जब डालते तो दूध नहीं भी डालना? नहीं, दूध डालिए, दूध के साथ लौंग दालचीनी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। खासकर उनका गला अच्छा हो जाता है बच्चों का। थायराइड एंड पैराथाइड पेशेंट को नहीं होता है, ये जरूर डालना चाहिए दाल के अंदर। तो डॉक्टर साहब, आज आपके साथ हमने चर्चा करी। अब लास्ट में थोड़ा सा चाह रहे हैं कि आप अपना जो है, कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क करें, और अपना क्लिनिक का क्या टाइमिंग है? मैं 15 सालों से प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र सेक्टर 15 में चला रहा था, और 2015 से लगातार राइट नाउ मैं सेक्टर 24 में शिफ्ट कर लिया हूँ त्रिपाठी जी। ये हमारा सेंटर है प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, साक्षी नेचुरोपैथी एंड क्लिनिकल योग केंद्र, नियर बाय बबूसा मंदिर, पॉकेट 13, फर्स्ट फ्लोर, फ्लैट नंबर 58। जो हमारा लैंडमार्क है बबूसा मंदिर के पास में डॉक्टर आरसी शुक्ला का बोर्ड, साक्षी नेचुरोपैथी सेंटर का बोर्ड आपको मिल जाएगा। मेरा नंबर है 9811
202-544। अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस नंबर पर। मॉर्निंग में हमारा सेंटर 10 बजे से 2 बजे तक मैं होता हूँ, सर्दियों में खासकर, और इवनिंग में हमें आपको फ़ोन करके आना होगा। मेरा दूसरा सेंटर भी है, वो जीवन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र सेक्टर 11 में तितिक्षा पब्लिक स्कूल के सामने है। और पुष्पांजलि पीतमपुरा में हम हर बुधवार को और शनिवार को मिलते हैं 10 से 12। पुष्पांजलि पीतमपुरा, वहाँ पर एक शिव मंदिर है, वहाँ पर बैठते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके, और बहुत ही आपने काम की बातें बताई जो हमारे दर्शकों के लिए। और इस मौसम में कई बार रात में बच्चे बीमार हो जाते हैं, बुजुर्ग परेशान होते हैं, तो इन नुस्खों से उन्हें जो है राहत मिल सकती बिल्कुल है लाभ मिलेगा, और तुरंत में लाभ मिल सकता है। बाकी इन नुस्खों का उपयोग बीमार ना होने के पहले जनरली कर सकते हैं, खासकर बच्चों के साथ। त्रिपाठी जी, एक चीज मैं बता दूं कि घर घर में अब नेबुलाइजर पहुंच गया है। नेबुलाइजर कोई दवाई नहीं, नेबुलाइजर एक डिवाइस है जो दवाई को आपके फेफड़े तक पहुंचाने का काम करती है। तो बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के किसी प्रकार का, चाहे वो बुडे सॉल हो चाहे लेवलिन हो, नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आप एक काम जरूर कर सकते हैं घरों में कि आप सलाइन वाटर रखिए। सलाइन वाटर आराम से मेडिकल शॉप पे मिल जाता है, सेफ है। वो बच्चों को अगर गला खराब है, अगर उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सूखापन है, तो सलाइन वाटर का आप नेबुलाइज घर में कर सकते हैं। सलाइन वाटर नेबुलाइजर भी दे सकते हैं, उससे उसकी जो हो जाएगी एयर बन के जाएगा, वो एयर ड्रॉप जा करके सीधा फेफड़े में खुलता है। तो फेफड़े में जो स्पुटम जमा हुआ है, जो बलगम जमा हुआ है, वो जिद्दी होता है। अब इसकी आप प्रकाष्ठा देखिए कि आप घरों के अंदर वॉश बेसिन होता है, बड़े लोग जा करके आप अपना बलगम निकालिए और आप टूटी चलाइए, कितना जिद्दी होता है कि वो उस पर चिपक जाता है, तो आपको पानी से छींटा मारना पड़ता है। आप सोचो 4-5 साल का, 6 साल का बच्चा भला अपने बलगम को बाहर कैसे निकाल सकता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा बड़ी संवेदनशील चिकित्सा पद्धति है। हमारे पास पॉकेट 5 से 6 से 8 से अभी कई बच्चे आए थे पिछले हफ्ते में, जिनको मैंने जल नीति कराया, इनको रबड़ नीति भी कराया। पहले काउंसलिंग करना पड़ता है, बच्चे जल्दी करते नहीं, लेकिन जब उनको आराम मिलता है तो कहते हैं हाँ डॉक्टर अंकिल के पास ले जाओ। तो जल नीति बहुत अच्छा है। सभी के लिए मेरा संदेश है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए तैयार हूँ। आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध भी है कि अगर वो इस चैनल के माध्यम से आते हैं तो सभी के लिए मेरा दरबार खुला है। मैं सबको जल नीति फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ, लोटे की कॉस्ट में लेता हूँ, बाकी मैं फ्री में उनको डेमो दिखा के तो बहुत ही बढ़िया ये जानकारियां हैं। मतलब इनको जनरल हम यूज कर सकते हैं। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमें बीमार होना ही नहीं होगा। जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमें दवाइयों की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर साहब के पास तो ऐसा है कि आप इलाज कराते हैं तो कोई दवाइयाँ है ही नहीं, तो साइड इफेक्ट का मतलब ही नहीं है। और बिना बीमारियों के भी आप यहाँ आते हैं तो ये वेलनेस की तरह काम है, स्वस्थ हो जाओगी, सबके लिए उपयोगी है। तो आप यहाँ दवा करा के अपने को अच्छा महसूस करते हैं। जैसे गाड़ी की हम सर्विस कराते हैं ना त्रिपाठी जी, गाड़ियाँ बड़ी से बड़ी महंगी ले लेते हैं लोग, उसकी गाड़ी का सर्विस का समय हमको याद रहता है जी, और नहीं याद रहता है तो कंपनी वाले फोन कर देते हैं। शरीर का सर्विस, शरीर की सर्विस की आवश्यकता खासकर सर्दियों में ज्यादा चाहिए, क्योंकि गजक, पट्टी, मूंगफली खा खा के यूरिया, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ा लेते हैं, घुटनों में दर्द बढ़ता है, ओढ़ के बैठे रहते हैं। तो शरीर को जब तक हिलाएंगे जुलाएंगे नहीं, जब तक कैलोरी बर्न नहीं होगा। तो हमारे यहाँ स्टीम बाथ का प्राविधान है जी। हमारे यहाँ पर जो थेरेपिस्ट हैं मसाज बहुत अच्छा करते हैं। तो डॉक्टर साहब मेरा यही कि अगली वीडियो में आपकी बनाऊं तो एक बार मुझे आप डेमो दीजिए। एक बार में एक चीज का डेमो हम आप करेंगे, जैसे या स्टीम का अगर डेमो मिल सकता है अभी तो अभी दे सकते हैं। अब तो 2 बज गया त्रिपाठी, ठीक है, ओपीडी खत्म हो गई है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज आपको डॉक्टर आरसी शुक्ला जी से परिचर्चा कैसी लगी बताइएगा, अपने सलाह दीजिएगा। और आपके पास भी कुछ ऐसे दादी नानी के नुस्खे हैं जिनसे आप बच सकते हैं तो वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इन नुस्खों को इस्तेमाल करते हैं तो उनका क्या रिजल्ट रहा बताइएगा। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। संदीप त्रिपाठी, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। नमस्कार।